हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द लेसन इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है क्या। कंपनी हैज़ बिल्ट अ डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो कंपनी है उनका जो कार्यस्थान है, जहाँ पर कार्य किया जाता है, जिसको हम कार्यस्थान या फिर कार्यबल कहते हैं, वहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके की डाइवर्सिफाइड पाई जाती है। ऐसा इसलिए कहा गया है दैट इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरीके के लोग को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जो कि रेफर करते हैं सभी के इंडिविजुअल कैरेक्टर को, कि किस प्रकार से जितने भी इंप्लॉय है सभी की अपनी अपनी एक विशेषता है, व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, जो कि इंप्लॉयज को इंप्लॉय हैव दैट मेक देम यूनिक, जो कि क्या करते हैं कि जो उनके कर्मचारी हैं उनकी व्यक्तिगत विशेषता के तौर पर उनको बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाती है। तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है मेनली कि जो उनका स्थान है जहां पर काम किया जाता है कंपनी का, कि वहां पर किस तरीके के लोग पाए जाते हैं, उनका जो इंप्लॉयज है वो किस प्रकार से, उनके कैरेक्टर किस तरीके से, व्यक्तिगत विशेषताएं किस किस रूप में उनके पास में। इसका मतलब फिर ये भी है कि जब कंपनी के अंदर जो बहुत सारे इंप्लॉयज़ होते हैं, जब उनको रिक्रूट किया जाता है, जब उनको भर्ती के तौर पर लिया जाता है, जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, या फिर किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है, उनको एक्सेप्ट किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि किसी भी कार्यस्थान पर किया जाता है। ये इसलिए भी किया जाता है ताकि जो अलग अलग पीपल है उनको एक तरीके से खुश किया जा सके, टाइम टू टाइम जो इंप्लॉय की जो नीड है उसको कंप्लीट किया जा सके। इसी के साथ में कहा गया कि जो हमारा कॉर्पोरेट एक जो क्षेत्र है, जो एक एरिया है, इसमें काम करने के लिए अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि देखो एक कंपनी है, वहां पर सभी के सभी लोग, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एक ही स्टेट के हो, कुछ दूसरे स्टेट के भी पर्सन रहते हैं जो कि वहां पर रहते हैं और वहां पर काम करते हैं, तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग वहां पर पाए जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जब इस तरीके के लोग को कंपनी के अंदर भर्ती किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो वहां पर क्या है कि उनकी जो अलग अलग जो उनकी पहचान है, जो उनकी आइडेंटिटीज है, वो क्या करती है, कंपनी को काफी ज्यादा डाइवर्स के तौर पर लेकर आती है। मतलब कि कंपनी के अंदर एक डाइवर्सिटी वाली एक गुण आ जाती है, जहां पर उनके पास में अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जिनके पास में अलग अलग तरीके के जो पर्सनल उनके पास में करेक्टर है, या फिर जो उनके पास में पर्सनल विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास में पाई जाती हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक बार रिवाइज करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज इट। हमने क्या जाना कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होता क्या है, कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग यही है कि कोई भी जो कंपनी है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जब पीपल को रिक्रूटमेंट के तौर पर लिया जाता है, तो उनके पास में अलग अलग व्यक्तिगत विशेषताएं पाई जाती है, जो कि किसी भी फर्म की जो कंपनी है उनका जो वर्क प्लेस है उसको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई बना देती है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं और वहाँ पर ये सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि उनको भर्ती कर लिया, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर, उनको तरह तरह के नॉलेज को प्रोवाइड किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो काम है, जहां पर व्यक्तिगत इस तरीके से विविधता पाई जाती है, फिर भी वो एक जगह काम करते हैं क्योंकि उनके पास में अलग अलग तरीके की व्यक्तिगत विशेषताएं पाई जाती है, जो कि संस्था की जो वर्क प्लेस है उसको काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड बनाती है। तो ये पूरा का पूरा इसका मीनिंग है। इसके बाद में नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अब हम बात करें कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी तो हमने जान लिया क्या होता है, बट इसके बेनिफिट क्या है, कंपनी ऐसा क्यों करती है कि उनको इस तरीके की नीड पड़ती है, या वो भी चाहते हैं कि उनकी जो वर्क प्लेस है वो डाइवर्सिफाई तरीके से रहे। तो इसका देखो फर्स्ट पॉइंट, ये इसका रीजन है न्यू पर्सपेक्टिव्स। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास में जब विविधता पाई जाती है या फिर डाइवर्सिफाई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव हो जाती है, क्योंकि जब कंपनी नए नए इंप्लॉयज़ को हायर करती है जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से पाए जाते हैं, कई बार दूसरे देश से भी आ जाते हैं, लेकिन उन सभी के पास में क्या हो जाता है कि अलग अलग तरीके की स्किल पाई जाती है, टैलेंट पाया जाता है, अलग अलग कल्चर के वो सारे लोग होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक बेनिफिट ये हो जाता है कि सभी के पास में एक अलग ही तरीके की, एक यूनिक तरीके की गुणवत्ता पाई जाती है, जो कि किसी भी समस्या को, कोई भी उनके पास में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो बेटर डिसीजन लेने में ये चीज़ उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है। कैसे करती है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि एक कंपनी है जहां पर काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आ रखे हैं, वहां पे काम करते हैं, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां होती है वहां पे काम करने के लिए लोग दूसरे जगह से भी जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो आपने रियल लाइफ में भी देखा ही है, ऐसा होता है रियल में। तो वहां पर क्या हो जाता है कि अलग अलग मान लो स्टेट के हो गए या फिर अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सभी ने अलग अलग पढ़ाई कर रखी है, तो सभी के पास में कोई ना कोई एक पर्सनल एक विशेषताएं पाई जाती है जो कि एक जगह काम में आ जाती है। मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसके पास में किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज है, एक पर्सन ऐसा है जिसके पास में टेक्निक से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है। तो ये सारी जो अलग अलग टाइप्स की जो नॉलेज पाई जाती है वो कंपनी में उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनके पास में सारे के सारे जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड एक तरीके से हो जाते हैं, सभी के पास में कोई ना एक अनोखी यूनिक एक टैलेंट है, स्किल है। तो ये सारी चीज़ उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, चाहे प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तब भी, चाहे कोई भी एक डिसीजन लेना हो, बेटर डिसीजन लेना हो, तब भी ये चीज़ उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का एक बेनिफिट ये होता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है वाइडर टैलेंट पूल। डाइवर्सिटी एक्ट एज अ मोटिवेटर टू एम्प्लॉयज फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड।
सो यहाँ पे देखो डाइवर्स बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पर क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज बैकग्राउंड, मतलब कि उनके पास में जो डिफरेंट टाइप्स के जो नॉलेज पाई जाती है वो वाली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारा नॉलेज है, किसी के पास में मानो परचेजिंग सेलिंग वाली अच्छी नॉलेज है, किसी के पास में डीलिंग वाली अच्छी नॉलेज है। ये जो अलग अलग तरीके के जो गुण पाए जाते हैं लोगों के पास में, ये वाले बैकग्राउंड की बात करें हम, तो डाइवर्सिटी क्या करती है, एक तरीके से जो उनके इंप्लॉयज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है, मोटिवेटर के तौर पर काम करते हैं, जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं। और क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी इस तरीके की जॉब को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि जो हमारा हमेशा से चलता आ रहा है हमें वैसे ही जॉब करनी है, वो 9 to 5 जॉब या इस तरीके काफ़ी सारे जॉब को देखते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो डाइवर्स कंपनियां होती है वो अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में, जो उनके कॉम्पिटिटर होते हैं उनके कंपेरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने का, और जो उनके पास में टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर पाया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जो उनके कॉम्पिटिटर है उनके कंपेरिजन में ज़्यादा प्रेरित करते हैं, ज़्यादा उनके पास में बेहतर जो प्रतिभा है, जो नॉलेज है, उसको अट्रैक्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है कि वो किस तरीके से उनको अट्रैक्ट कर लेती है। तो एक तरीके से वाइडर टैलेंट पूल पाया जाता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय एक्सेलेंस, मतलब कि कर्मचारी के पास में जो उनकी उत्कृष्टता है। डाइवर्सिटी एंड फर्म परफॉर्मेंस गो हैंड इन हैंड, इसका मतलब है कि जो डाइवर्सिटी है या फिर जो फर्म की जो परफॉर्मेंस है वो हैंड इन हैंड चलते रहते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ वर्क इन्वायरमेंट वेयर एम्प्लॉयज सी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ कल्चर्स, बैकग्राउंड एंड वेज ऑफ थिंकिंग, ऑल ऑफ देम आर मोर लाइकली टू फील कंफर्टेबल बीइंग देमसेल्व्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो संस्था है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास में एक ऐसा वातावरण होता है जहां पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वैरायटी ऑफ कल्चर्स को, कि उनके पास में सभी जो है अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड है सभी का, तो उनके पास में एक वैरायटी ऑफ कल्चर्स हो जाता है, क्योंकि सभी पर्सन अलग अलग कल्चर से होते हैं, तो वो एक वैरायटी ऑफ कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और वेज ऑफ थिंकिंग, वेज ऑफ थिंकिंग का मतलब है जो उनकी सोच समझ है वो अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, इंप्लॉयज को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाती है। तो यहाँ से क्या है कि इंप्लॉयज के मन में एक अलग ही एक्सेलेंस रहता है, एक अलग ही उत्कृष्टता रहती है, क्योंकि सभी के पास में एक अलग अलग कल्चर है, बैकग्राउंड है, वेज ऑफ थिंकिंग है, ये सारी चीजें उनको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट। इससे देखो अभी जो हम बात करें वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के बारे में, इससे किसी भी संस्था को, किसी भी कंपनी को बेनिफिट कैसे होता है, उनकी प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हो जाते हैं। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी से क्या होता है, इंप्लॉयज़ की जो टर्नओवर है उसको डाउन कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज हो जाता है। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि उनको फाइनेंशियली बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास में ज़्यादा इंप्लॉयज़ है, बल्कि इसके लिए भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास में कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके उसका जो बेनिफिट है, उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो हर एक चीज़ पर पड़ेगा, तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। New business prospect. Language being a barrier in globalization and internationalization of a business can be overcome by engaging a diverse workforce. देखो जब वैश्वीकरण किया जाता है या फिर जब अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम बना देती है। अब दूसरे देश के साथ में डील कर रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज हमें आती नहीं है, तो हम बातचीत कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखो अब कंपनी के अंदर भाई इस तरीके से तो उस चीज़ को इग्नोर किया नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि हमारा बिजनेस बहुत ही बड़े स्तर पर चले, दूसरे देशों के साथ में भी काम करे। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि इस चीज़ में उनको हेल्प देती है। जैसे कि हम बार बार सेम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ बन जाती है जहाँ पे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है वो अलग अलग टैलेंट वाले, उनके पास में डिफरेंट टाइप्स के स्किल पाए जाते हैं, नॉलेज पाई जाती है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनको डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज की भी नॉलेज होती है। तो मान लो किसी ऐसे देश के साथ में डील किया जा रहा है, वहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं आती, बट हो सकता है कि कंपनी के अंदर कुछ 4-5 लोग, कुछ ऐसे आदमी हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ है जिसको उस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है, तो उनके साथ में जब भी डील किया जाएगा तो वो जो पर्सन है जिनको उनकी लैंग्वेज के बारे में अच्छी नॉलेज है वही उनके साथ में डील कर लेंगे। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी बहुत ही तरीके से, अलग अलग तरीके से बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से जो हमारा कल्चर डाइवर्सिटी है उसको बिजनेस स्ट्रेटेजी के रूप में मानी जाती है, जो कि फॉरेन कंट्री के साथ में या फिर जो फॉरेन मार्केट है वहां तक अपनी मार्केट रीच को पहुंचाने में, साथ ही साथ मार्केट को कवर करने में हेल्प देती है। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बहुत ही अलग अलग तरीके से बेनिफिट देती है किसी भी कंपनी को। इसके बाद में नेक्स्ट है फाइट साइकोलॉजिकल बेसिस। जो हमारी मनोवैज्ञानिक एक धारणा होती है किसी चीज को लेकर, उससे हम कैसे लड़ते हैं संस्था के अंदर। जो हमारी कम्युनिटीज है वो एक फॉरेन कम्युनिटीज को लेकर एक अलग ही बेसिस बना के रखती है, एक अलग ही धारणा बना के रखती है। तो यहाँ से कंपनी को बहुत सारी फाइनेंशियली बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, कई बार नुकसान भी होता है, बट मोस्टली ऐसे बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि कंपनी हर एक तरीके से हर एक चीजों के लिए एक अलग से ही कॉन्सेप्ट बना के रख लेती है, एक अलग से ही धारणा बना के रख लेती है कि हमें इस चीज को ऐसे फाइट करना है, इस चीज को ऐसे लड़ना है, इस चीज को ऐसे संभालना है। तो यहाँ से कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। कंपनी अपना एक अलग ही कल्चर बना के रखती है जो कि उनको उनकी ही जो गुणवत्ता है उसमें इन्हेंस करने में हेल्प देती है। तो साइकोलॉजिकल जो एक बैरियर जो रहती है बीच में, उसको भी खत्म किया जाता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के हेल्प से। इंप्रूव किया जाता है कंपनी के कल्चर को। कंपनी के कल्चर को कैसे इंप्रूव किया जाता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के हेल्प से, ये देखो
कोई भी जो कंपनी है उसका कल्चर क्या है, उसके मेंबर से ही आता है। कंपनी के अंदर अलग अलग सदस्य है, जो उनको मिलाकर ही तो अलग अलग संस्कृति बनती है। तो कंपनी क्या करती है कि उनके पास में हर एक संस्कृति जो है कंपनी में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। कंपनी कल्चर वेरियस फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। हर एक कंपनी में अलग अलग तरीके की कंपनी कल्चर पाई जाती है, जो कि उनको कहीं ना कहीं इनफॉर्मल या फिर कैजुअल अप्रोच को दर्शाती है, अपनाते हैं। कंपनी के चाहे साइज को लेकर बात करें, उनकी नैतिकता, उनके एथिक्स को लेकर, उनके गोल्स को लेकर, या फिर उनके वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर भी ये सारी चीजें डिपेंड कर देती है। तो कंपनी क्या करती है, इनके हेल्प से अपनी कंपनी की जो कल्चर है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, मतलब कि रचनात्मक कार्य कैसे किया जाता है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आज आर हब ऑफ इनोवेशन। जो हमारी एक वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है, इसके अंदर इनोवेशन एक बहुत ही बड़ा चीज बन जाती है, एक नव परिवर्तन का पूरा एक केंद्र बन जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो अलग अलग पर्सन है, जो अलग अलग कर्मचारी है, उनके साथ में काम करते हैं, जो परस्पर आपस में जो भी कम्युनिकेशन किया है उसको उभर कर आती है। मतलब कि अलग अलग तरीके से लोग आपस में अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्टाइल को, अपने क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट को, बैकग्राउंड को, ये अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, जो कि वहाँ पर प्रेजेंट रहती है और लोग उसका अच्छा खासा यूज भी करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग बेटर ग्रुप्स एंड टीम्स। इससे क्या हो जाता है कि आपस में लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी बन जाती है, जो कि उनको अलग अलग तरीके से ग्रुप बनाने में या फिर टीम के रूप में काम करने में भी मदद करती है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो कि हमारे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो आई होप यहाँ तक की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अभी तक की क्लास में हमने सिर्फ 2 चीज को कवर किया है। सबसे पहले हमने जाना है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होता क्या है और वो किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। तो यहाँ पर देखो जितने भी पॉइंट है, सभी पॉइंट में हमने यही समझा है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी किस तरीके से अलग अलग रूप में कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो आई होप यहाँ तक की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वहां पर भी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की नीड क्यों है। अभी तक हम उसकी इंपॉर्टेंस को जान रहे थे, बेनिफिट को जान रहे थे कि फायदा कैसे होता है। अब हम ये जानेंगे कि वो चीज जरूरी क्यों है। देखो, फायदा अलग चीज है और एक जरूरत अलग है। फायदा का मतलब ये है कि वो चीज अगर हमें मिलेगी तो उससे हमें बेनिफिट होगा, अगर वो चीज नहीं मिली तो हो सकता है बेनिफिट नहीं मिले। लेकिन नीड का मतलब ये हो जाता है कि वो चीज हमें चाहिए ही चाहिए, वो चीज हमारी आवश्यकता है, वो चीज हमें चाहिए। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी नीड बन जाती है, कैसे एक जरूरी चीज बन जाती है, उसके बारे में यहाँ से हम समझते हैं। अनसेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉय या फिर अनसेटिस्फाई एम्प्लॉय। जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी पे अगर लैक ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है, तो ये जो मैकेनिज्म है ये कई बार क्या करती है, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उनको अलग ही एक अलगाव बना देती है। जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उनको मेजोरिटी के बेस पे साइड कर दिया जाता है। तो जो पर्सन एक तरीके से लगता है कि हाँ कंपनी में हमारे जैसा तो कोई भी नहीं है, मतलब एक अलग सा ही हो जाता है। जैसे कि देखो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लो कंपनी के अंदर मान लो 10 एम्प्लॉय है, उनमें से 8-9 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि एक तरीके से, एक ही कल्चर से, एक ही बैकग्राउंड से, सब कुछ उनका सेम है, तो उनका बातचीत करने का एक तरीका अलग ही होगा। और वहाँ पे एक पर्सन ऐसा हो जाएगा जिसका उनसे कुछ भी सिमिलर चीज नहीं होगा, तो वो अपने आप को एक अलग ही महसूस करेगा कि भाई वो एक अकेला है, इस तरीके की फीलिंग आएगी। तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को एक अलग ही अनसेटिस्फाई कर देते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते अपने जॉब से। वो सोचते नहीं, यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा है या फिर ये काम मेरे लिए सही नहीं है, मतलब एक अलग सा ही फीलिंग आने लग जाती है, जो कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई नहीं होने देती है। तो ये चीज एक कमी बन जाती है अगर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पे, जो हमारी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है, अगर उसकी लैक पाई, उसकी कमी पाई जाए तो। साथ ही से ये भी हो जाता है कि मान लो भेदभाव वाली भी कोई चीज़ है, उत्पीड़न वाली चीज़ें हैं, तो ये सारी घटना भी क्या है कि उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा अलोन कर देती है, उसको अंदर एक ऐसी भावना कर देती है कि वो बहुत ही अकेला है, या फिर मतलब एक अलग ही मन हो जाता है, जहाँ पर वो पर्सन जो है उसको लगता है कि उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। तो ये चीज़ गलत हो जाता है एक तरीके से, जो कि एम्प्लॉय के लिए इतना नुकसान नहीं है। एम्प्लॉयज का अगर सच में अगर उसके साथ में ऐसा होगा तो हो सकता है वो जॉब छोड़ देगा, बट कहीं ना कहीं कंपनी को इससे नुकसान हो जाता है। तो कंपनी के लिए जरूरी है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्योंकि उसके बेनिफिट को अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेड पर्सपेक्टिव, जो हमारी दृष्टिकोण है वो सीमित हो जाती है। डाइवर्सिटी ब्रिंग पर्सपेक्टिव अफेक्टेड बाय बैकग्राउंड, बिलीफ एंड कल्चर एंड वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव बीइंग इनोवेटेड एंड क्रिएटिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर ये कहा गया कि जो डाइवर्सिटी के अंदर अगर हमारी जो पर्सपेक्टिव है वो अगर लिमिट हो जाए तो वहां से क्या बहुत सारे नुकसान होने लग जाते हैं। वो हमारे बैकग्राउंड को, हमारे बिलीफ को, हमारे विश्वास को, कल्चर को, बहुत सारी चीजों को अफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है। तो वहां से क्या है कि संस्था के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कमियां निकल के आने लग जाती है, जो कि क्या करती है, उनके ही एम्प्लॉयज को अच्छा फील नहीं करने देती है, अच्छा अनुभव नहीं देती है। तो ये सारी क्या है, लैक हो जाती है, कमी हो जाती है इन सारी चीजों की। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर जाती है, संस्था के अंदर जो काम किए जा रहे हैं, जो उनकी ग्रोथ है, जो उनके ऑपरेशन है, उसी को काफी ज्यादा लिमिट कर देती है। तो ये एक तरीके से नुकसान हो गया ना। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, नीड वाली चीजें हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब देखो सब चीज यहाँ पे ऑपोजिट चलेगा, सब कुछ उल्टा चलेगा। हम जब बेनिफिट की बात कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या फायदा मिलता है, बट लैक जब उनकी कमी हो जाए या
या फिर जब उसकी नीड है बट उस नीड को फुलफिल नहीं किया जा रहा, तो बहुत सारी कमियां निकल के आने लग जाती है। तो उन्हीं कमियों में से ये भी है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, उनका रोल मॉडल अच्छा नहीं रहता है, या फिर उनको लगता है कि वो सही तरीके से उनको गाइड नहीं कर रहे, तो वहां से लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता है, वो अपने आप को सही एक कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये धीरे धीरे क्या है कि लोगों के अंदर, जो एम्प्लॉय है उनके अंदर एक ऐसी भावना आने लग जाती है कि उनके साथ में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, या फिर वो डिमोटिवेट होने लग जाते हैं वर्कफोर्स पे। तो हर एक तरीके से कहीं ना कहीं वो कमी बन जाती है। चैलेंजेस ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पे कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं उसको लेकर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉयज के बीच में संघर्ष की भावना। अब देखो कई बार आप ऐसा देखोगे कि मान लो एक ऐसी जगह पे काम किया जा रहा है जहां पर जो एम्प्लॉय है वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ में बहुत गलत तरीके से हो रहा है, या फिर वो संतुष्ट नहीं है, अपने ही काम से अच्छा नहीं फील हो रहा, उनको ये लग रहा है कि रोज ही एक संघर्ष वाले जीवन चल रही है। तो ये सारी चीजें क्या है कि कर्मचारियों के मन में एक अलग ही फीलिंग डाल देती है, कि एक अलग ही नेगेटिविटी आ जाती है कि उनका काम सही नहीं है, उनको बहुत ही संघर्ष के साथ में चलना पड़ रहा है। तो जब इंप्लॉयज ऐसा सोचने लगेंगे तो वो उस काम को सही तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चैलेंज बन जाती है अगर संस्था के अंदर इंप्लॉयज ऐसा सोचते हैं तो। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जेंडर को लेकर बात करेंगे कि जो कई बार क्या हो जाता है कि बहुत सारे जेंडर प्राथमिकताएं दी जाती है। कई बार क्या हो जाता है कि जहां पर क्या होगा कि इंक्रीजिंग मेंबर ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स रिक्वायर मोर फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि मान लो कई सारे ऐसा काम है जहाँ पे जेंडर प्रेफरेंस के रूप में बात कर रहे हैं हम, कि कार्यबल में मान लो बहुत सारी लेडीज वाला काम है, बहुत सारी महिलाएं हैं, तो मान लो कि बहुत सारी बड़ी संख्या उनके लिए, तो उनका जो काम है वो कैसा सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि उनका काम जो है बहुत ही ज्यादा एक फ्लेक्सिबल तरीके से चले, उनका जो शेड्यूल है काम करने का वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उनको चाइल्ड केयर फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए, उनको लीव भी मिलनी चाहिए, अगर उनको लगता है कि जहां पर उनके हस्बैंड रहते हैं वहीं पर उनको ट्रांसफर मिल जाए, पोस्टिंग मिल जाए। तो ये सारी भी चीजें हैं कि प्रेफरेंस किस तरीके से उनको देना है। अगर ऐसा नहीं देते हैं तो कई बार दिक्कत आने लग जाती है, बट ऐसा देना भी जरूरी हो जाता है। तो ये सारे एक तरीके से कंपनी के लिए, यहाँ पर हम बात करें कंपनी की ओर से, तो कंपनी के लिए सारी क्या है चैलेंज बन जाती है कि किस तरीके से वो सारी चीजों को एडजस्ट करें। कल्चर को लेकर बात करेंगे। कल्चर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे हो जाता है, सांस्कृतिक संघर्ष कैसे हो जाता है। जैसे कि हमें अभी तक हमने डिस्कस कर लिया, काफी सारी चीजें आपको पता ही होगा कि पीपल क्या है कि अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से रहते हैं, अलग अलग कल्चर से रहते हैं। वो सारी चीजें क्या है कि उनको, कर्मचारियों को कार्यस्थान पर खुद को अलग ही एक महसूस करने लग जाते हैं, अलग ही थका थका महसूस होने लग जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है कि उनको सांस्कृतिक ग्रुप के तौर पर सदस्य के रूप में खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि घटनाएं भी ऐसी दिखती है जहां पर उनके ऊपर एक नेगेटिविटी आने लग जाती है, उनका जो परफॉर्मेंस है, या फिर कर्मचारी जो है बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं। तो कल्चर कॉन्फ्लिक्ट भी होने लग जाता है कई बार, तो ये भी एक सांस्कृतिक बाधा बन जाती है। रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। तो देखो क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है, जो डाइवर्सिटी है हमारी, वो एक ऐसा तरीका है जहां पर लोगों को जब काम दिया जाता है तो अलग अलग टास्क दिया जाता है, अलग अलग तरीके से काम को परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, अलग अलग वे से चलने के लिए कहा जाता है। बट कई बार क्या हो जाता है कि ये जो डाइवर्सिटी है या फिर जो इनोवेशन है वो हर एक पर्सन ऐसा उसको सही नहीं मानते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि पर्सन जो अपने पुराने तरीके से, अपने जो उनकी हैबिट चलती आ रही है, हैबिचुअल जो उनकी चलती आ रही है टास्क को करने का ट्रेडिशनल वे में, वो उसी के साथ में रहना चाहते हैं। वो यही सोचते हैं कि जो हम ओल्ड टीम के साथ में, या फिर जो हम पहले जिस तरीके से काम करते थे हमें वैसा ही करना, हमें नए तरीके से नहीं करना। ये सारी चीजें भी कई बार संस्था के अंदर देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये चीज सच में ऐसा होता है। देखो मान लो किसी काम को एक तरीके से किया जा रहा है, अब एक नया टीम आया है, वो डाइवर्सिटी को ज्यादा मानते हैं, वो ये सोचते हैं कि काम को अलग अलग अनोखी तरीके से करे, अलग अलग टास्क के रूप में किया जाए। तो कई बार क्या है कि इंप्लॉइज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि नहीं हमें ऐसे काम नहीं करना, हमें तो पहले जैसा ही करना है, पहले तरीके से ही करना है। तो ये चीजें भी चैलेंजेस बन जाती है कि अब कंपनी ये सोचेगी ना कि हम अपने इंप्लॉइज की बात भी माननी है, हमें अपने काम को नए तरीके से भी करवाना है। तो कंपनी कैसे इन सारी चीजों को ठीक करेगी, कैसे इनके बीच में एक एडजस्टमेंट लेके आएगी, कैसे सारी चीजों को संभालेंगे। तो ये चैलेंज बन जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन उन सारे पॉइंट को समझ रहे हैं, उन सारे हम यहाँ पे पॉइंट को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारे पॉइंट जो है कंपनी के अंदर वर्कफोर्स पे एक चैलेंज बन जाती है। एक डाइवर्सिटी को लेकर यहाँ पर चैलेंजेस की बात करें कि डाइवर्सिटी अगर बीच में आ रही है तो कैसे चैलेंजेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को बताया गया। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन को लेकर कौन कौन सी बाधाएं आने लग जाती है। देखो जो हमारी संस्था है वहाँ पे संचार करने में कई बार बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिल जाती है। कम्युनिकेटिंग में मतलब कम्युनिकेशन करने में बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार लोग बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उनका तरीका अलग हो सकता है, उनका बोलने का स्टाइल अलग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब अलग अलग तरीके से पाई जाती है तो जो सेम पर्सन है या फिर जो सेम बैकग्राउंड से है उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ऐसा पर्सन है जो कि उनके जैसा नहीं है, उसका बैकग्राउंड भी अलग है, उसका तरीका भी अलग है, तो वो उनके साथ में जब बातचीत करेगा तो वहां पर कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने लग जाती है। तो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं ये भी जो है उनके बीच में गलत कम्युनिकेशन को क्रिएट कर देती है, जिससे बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं।
द नीड फॉर ट्रेनिंग, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेनिंग की नीड पड़ जाती है। कैसे पड़ जाती है? देखो, जो हमारी डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग है वो भी एक अलग ही कठिनाई बन जाती है। कैसे बन जाती है? जब उनको, जो उनके एम्प्लॉयज़ है, जब उनको इस बात का कहा जाता है कि जब उनको प्रशिक्षण लेना या फिर जब उनको ट्रेनिंग लेना जरूरी है, तो कई बार लोगों के साथ में कैसे बातचीत करना है, कैसे अलग अलग तरीके से उनको संभालना है, कैसे उनको बताना है, कैसे उनके साथ में एडजस्ट करना है, कैसे उनके वैल्यू को, जो डाइवर्सिटी है उनको कैसे सिखाया जाए, बढ़ाया जाए। तो ट्रेनिंग भी देते टाइम में कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कि अब इनको ट्रेनिंग कैसे दे, कैसे इनकी चीज़ों को संभाल के रखा जाए। तो ये भी एक चैलेंज बन जाती है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स कर्मचारी सशक्तिकरण। इसके मीनिंग को समझते हैं क्या है। एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन द पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज, फ्रीडम टू टेक डिसीजन एंड सोल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि जो हमारा एम्पावरमेंट है उसको हम एक प्रोसेस मानते हैं, एक तरीका मानते हैं, एक मेथड मानते हैं, एक पूरा का पूरा एक प्रक्रिया है जहां पर कुछ काम किया जाता है। कौन से काम है? वहां पर क्या किया जाता है एम्पावरमेंट के अंदर? जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको संस्था के अंदर कुछ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जैसे कि उनको पावर दे दिया। पावर का मतलब है कि उनको अधिकार दे दिया कि आप इस तरीके के काम खुद भी कर सकते हो और दूसरों से भी करवा सकते हो। कुछ अधिकार दे दिया जाता है, कुछ पावर दे दी जाती है, साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि उनको एक न उनके ऊपर एक ये चीज डाल देते हैं कि इस काम की जिम्मेदारी आपको रहेगी, कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आपकी है, चाहे काम जिस भी तरीके से होगा वो आपको ही करवाना पड़ेगा। अगर वहां पर कुछ भी कमी आती है या कितना भी अच्छा ही क्यों ना हो जाता है, हर एक तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो आपकी हो जाएगी। काम को पूरा करने के लिए अब रिसोर्सेज भी चाहिए, कुछ संसाधन भी चाहिए, तो वो संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। काम से रिलेटेड उनको काफी सारे फ्रीडम दी जाती है ताकि वो अपने डिसीजन में उसको अप्लाई कर सके, यूज कर सके, क्योंकि बिना फ्रीडम के वो हर एक डिसीजन को नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए उनको फ्रीडम भी दी जाती है। साथ ही जब उनके काम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए उनको फ्रीडम दी जाती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा इसका मीनिंग क्या था। एम्पावरमेंट का मतलब था कि ये एक प्रक्रिया है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जहां पे एम्प्लॉय को अथॉरिटी हो गया, पावर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज, फ्रीडम, ये सारी चीज दी जाती है ताकि वो अपने काम को भी पूरा कर सके, साथ ही साथ वो वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी डिसीजन लेने हैं वो भी वो अपने काम के अंदर ले सकेंगे। इसी के साथ में देखो, जब इतना सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ से एक चीज क्या निकलता है, कुछ मीनिंग आते हैं, जैसे कि सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब एम्प्लॉय को इस तरीके की चीजों को प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है, जैसे कि अथॉरिटी दे दिया, पावर दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो वहां पर उनको एक रास्ता मिल जाता है कि अब उनके पास में सब कुछ है, अब वो अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो वहां पर वो क्या हो जाते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं, जहां पे वो खुद को अच्छे तरीके से निर्देशित कर सकते हैं, खुद को एक रास्ता दिखा सकते हैं। इसी के साथ में देखो क्या होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है इसके अंदर काम को सेट कर दिया जाता है, वर्क सेटिंग की जाती है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज द मीन्स एबिलिटी अथॉरिटी टू डू समथिंग, मतलब कि कर्मचारियों को कुछ करने के लिए जो उनको रिसोर्सेज या फिर जो भी एबिलिटी है, जो भी अधिकार है, वो सभी दे दी जाती है। ये सारा का सारा जो मीनिंग है ये है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का। अब समझते हैं कि इसकी नीड क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, जो कोई भी जो कर्मचारी है उसको ऐसा क्यों दिया जाता है, या फिर कोई भी जो संस्था है वो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का काम क्यों करती है, क्यों जरूरी है ये। तो अब वन बाय वन पॉइंट के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है इंक्रीज पेस ऑफ चेंज एंड द चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स रिक्वायर अ स्पीडी एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स विच इज। इसका मतलब क्या कहा गया कि देखो, जो आज के टाइम में क्या है कि हर एक चीज में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देगा हर एक फील्ड में, चाहे आप मार्केट में जाके देख लो, चाहे आप किसी भी तरीके से देख लो, हर एक चीज में क्या है कि बहुत ही ज्यादा जो परिवर्तन की जो एक टाइम है, ये जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा, हर एक चीज तुरंत ही बदल जाती है, चाहे वो हम मार्केट की बात करें चाहे कुछ भी। यहाँ पे हम कस्टमर को लेकर बात कर रहे हैं कि कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी सर्विसेज को लेकर, वो बहुत ही ज्यादा स्पीडी तरीके से बदलती रहती है। तो वहां पर क्या हो जाता है कि जब कस्टमर की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, उसको लगातार उसके साथ चलने के लिए या फिर उनको फ्लेक्सिबल तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जो कंपनी है, जो संस्था है, वो अपने आप को इस तरीके से लचीली बनाए, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल बना ले खुद को कि जब भी उनको लगता है कि हाँ अब मुझे तुरंत ही चेंज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट में, या फिर अपनी रणनीति में किसी भी तरीके से चेंजेस लेके आना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलनी पड़ेगी। तो कंपनी क्या चाहती है कि हम अपने आप को इतनी फ्लेक्सिबल बना ले, इतनी अच्छी बना ले, इतनी लचीली बना ले कि अगर हमें कभी भी लगता है कि कुछ भी परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसको हम तुरंत ही कर सके। तो इसका मतलब क्या समझा आपने कि नीड ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि यहाँ पर जो बढ़ती हुई जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग खुद को उसके अनुसार लेके चलना, ताकि हम क्या करेंगे, कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कर सकेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही कहा गया है।
अब समझते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग न्यू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। संगठन जो है, जो कोई भी जो संस्था है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कई तरीके की जो है स्ट्रक्चर जो है उसको वो तैयार करते हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसको यूज में लेके आ रहे हैं। एम्प्लॉयज नीड टू बी गिवन प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एम्प्लॉयज भी क्या चाहते हैं कि उनको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो अज्यूम कर सके कि उनके पास में जो भी डिसेंट्रलाइज पावर है उसको वो कैसे यूज में लाए, वर्क को अपने अकॉर्डिंग चला सके और कर सके। देन इसके बाद में है एम्प्लॉयज जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर अवेयरनेस के साथ में है, उनके पास में बहुत अधिक जागरूकता है। वो ये देखते हैं, सोचते हैं कि जो हमारी हाई लेवल की जो नीड्स है, जो आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है कि जो हमारा एम्पावरमेंट है उसको यूज़ में लाया जाता है, ताकि जो हमारी कर्मचारी, जो हमारी एम्प्लॉयज है, उसकी नीड को पूरा किया जा सके, साथ ही साथ उनको मोटिवेट किया जा सके, जिससे काम जो है मतलब पहले से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से किया जा सकेगा। एम्पावरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने एम्प्लॉयज को, जो जिससे क्या हो जाता है कि जो लोअर लेवल के भी जो एम्प्लॉयज हैं वो भी क्या करें, अपनी जो अवसर है उनके सामने जो दिखाई दे रहे अपॉर्चुनिटीज उसका वो यूज कर सके। तो ये सारे के सारे पॉइंट है जो कि बताते हैं कि जो एम्पावरमेंट है वो किस तरीके से नीड वाली चीज है, आवश्यकता वाली है, बिल्कुल जरूरी चीज है। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज में लेके आते हैं। इसके बाद में अब हम जानेंगे इसके बेनिफिट को, कि जो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, क्योंकि बिना बेनिफिट के तो किसी चीज को भी यूज नहीं किया जाता है। अगर कोई भी जो संस्था है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, अगर वो किसी नई स्ट्रेटजीज को यूज में लाते हैं तो वो तभी यूज में लाते हैं जब उनको लगता है कि इस चीज से उन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सेम इसी तरीके से जो हमारे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है, इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। उन्हीं सारे बेनिफिट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद ऑटोनॉमी हेल्प। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी हेल्प चाहिए। ऑटोनॉमी क्या होता है, देखो नोमी का मतलब, जब आप रूट वर्ड को पढ़ोगे तो नोमी का मतलब होता है कि कोई भी चीज अरेंजमेंट में चल रही है, कोई भी चीज ऑर्डर में चल रही है। और ऑटो का मतलब होता है खुद से। जैसे कि आप देखोगे, हम जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है तो कई के घरों में ऑटोमेटिक होता है, तो हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें कपड़े अपने आप ही धुल के वापस आ जाएंगे, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, हमें खुद से उसके अंदर जाके धोना नहीं पड़ेगा। तो ऑटो का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी चीज खुद से ही हो रहा है। और नोमी का मतलब क्या है, कोई भी चीज अरेंजमेंट हो गया, रूल हो गया, मतलब इनका आप रूट वर्ड पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि खुद से ही कर पाए, खुद से ही चीजों को अरेंज कर सके, ऑर्डर में लेके आ सके, खुद से ही कर सके सारी चीजों को। तो यहाँ पर मेनली बात ये कहा गया कि एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती है ऑटोनॉमी हेल्प, जिससे क्या रहेगा कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और साथ ही साथ उनको काम करने में, मतलब मैनेजिंग देयर वर्क इन बेस्ट पॉसिबल वे, जिससे क्या हो जाएगा कि वो अपने काम को काफी बेहतर तरीके से उसको मैनेज करने में भी हेल्प में मिलती है। तो उनको इस तरीके से बहुत सारे हेल्प मिलते हैं ऑटोनॉमी के थ्रू। तो हर एक एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं कि उनको ऑटोनॉमी, बहुत सारे हेल्प प्रोवाइड की जाए। तो ये भी एक बेनिफिट जो है, जो कि एक्सपेक्ट करते हैं सारे एम्प्लॉय। इसके बाद में नेक्स्ट है इम्प्रूव क्रिएटिविटी। इट हेल्प्स टू क्रिएट मोटिवेटेड, क्रिएटिव एंड कमिटेड वर्क फोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड, क्रिएटिव और जो हमारे कमिटेड वर्क फोर्स को लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। यहाँ पर कहा गया कि जो हमारे कल्चर है बिल्कुल ओपननेस का, या फिर जो हमारा ट्रस्ट है, विश्वास वाली चीज़ें हैं, वो यहाँ से डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो हमारे रिलेशनशिप है सुपरवाइजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनी रहती है। देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के थ्रू जो प्रोवाइड की जाती है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉय एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय देम। इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट से जो कर्मचारियों द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, या फिर उनके द्वारा कोई भी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बहुत ही ज़्यादा गुणवत्ता में, इससे क्वालिटी में बहुत टाइम टू टाइम जो है बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वालिटी की हो जाती है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है इससे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि कर्मचारियों की पहचान कैसे की जाती है। देखो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, बहुत सारे जो वर्कर्स की जो नीड रहती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे, जैसे कि देखोगे आप, स्टेटस को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर जो बहुत सारे चैलेंजेस वर्क रहते हैं, इन सभी को पूरा किया जाता है इनके थ्रू। रिड्यूस किया जाता है हमारे कॉस्ट को, लागत में बहुत सारी कमी आती है बाय टेकिंग देयर ओन डिसीजन। जब खुद से ही डिसीजन लिया जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ अपने टाइम को सेव कर पाते हैं, अपने एफर्ट्स को बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट पे लेके चलते हैं। तो वो हर एक चीज़ को मतलब खुद से लेने की कोशिश करते हैं। अब जब आपके पास में राइट है, आपके पास में सब कुछ अधिकार है, तो आप अपने काम को खुद के अनुसार मैनेज करोगे ना। आप ये सोचोगे मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे किस तरीके से सही तरीके से करना है। तो सेम वही चीज़ है, एम्प्लॉयज़ के पास में जब खुद से डिसीजन लेने का अधिकार हो जाता है तो वो अपना टाइम जो है सेव कर पाते हैं, अपने एफर्ट्स को अच्छे तरीके से यूज़ में लेके आते हैं, वो
देखते हैं कि हमारे लिए किस तरीके से कौन सा चीज़ बेहतर है। तो ऐसा करते करते क्या हो जाता है कि जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है या फिर पूरी संस्था का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो होते हैं ये पूरा का पूरा ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है कि कोई भी इंप्लॉइज को पर्सनली बेनिफिट के तौर पर ले। इससे क्या हो जाता है, सामूहिक तौर पर, एक ग्रुपिंग के तौर पर सभी को बेनिफिट मिलते हैं। इससे बहुत सारे एक्सपेंडिचर में कमी आती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब किसी भी चीज़ के बहुत सारे बेनिफिट तो होते हैं, बट साथ ही साथ कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी कमी भी रह जाती है। तो फर्स्ट कमी क्या हो जाती है इससे, मिसयूज ऑफ पावर। मैनी एम्प्लॉयज वैन गिवन अथॉरिटी एंड पावर टेंड टू मिसयूज इट। बहुत सारे देखो एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, हर एक एम्प्लॉय तो ऐसा नहीं होता है जो मेहनती हो, जो काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगर मान लो किसी भी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 के 100 एम्प्लॉय बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो बहुत सारे क्या हो जाता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कि अपनी अथॉरिटी का, अपने पावर का गलत तरीके से यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि वो क्या करते हैं, मिसयूज करके उसको पर्सनल बेनिफिट में लाना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि इस चीज से उनको पर्सनल बेनिफिट हो। तो ये जो बिहेवियर होता है ये कंपनी को कहीं ना कहीं घाटे की तरफ लेके जाती है। इससे कंपनी को बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिल जाते हैं। अगर उनके खुद के ही एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा लॉयल नहीं है, बहुत ही ज्यादा काम को सही तरीके से करना नहीं जानते हैं, तो वो वहां पर संस्था की बेनिफिट ना समझ के वो पर्सनल बेनिफिट को ज्यादा मानते हैं कि हमें पर्सनल बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट। इससे क्या हो जाता है, देखो एम्पावरमेंट को जब हम यूज़ में लेके आते हैं तो कई बार क्या हो जाता है कि टाइम टू टाइम तो ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो कई बार क्या हो जाता है कि जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो वो तो नीड वाली चीज़ है, उसको तो आवश्यकता लगती ही लगती है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि इस पर बहुत ही ज़्यादा एडिशनल कॉस्ट हो जाता है, तो खर्चा बचने की जगह और ज़्यादा ही बढ़ने लग जाता है। Poor knowledge. If employees are not clear about the process and procedure of doing a job and taking a decision, it can lead to poor decision making and can put additional burden on the management. अगर देखो नॉलेज की ही कमी है, मान लो नॉलेज ही उतना अच्छा नहीं है एम्प्लॉयज़ के पास में, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि जो भी कर्मचारी के लिए जो भी कार्य को करने के लिए कहा गया, जो भी डिसीजन उनको लेने के लिए कहा जाएगा, इसके बारे में उनको क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास में लैक ऑफ नॉलेज रहता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि उनको निर्णय लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत सारी दिक्कत आती है। इससे क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर एक एडिशनल बर्डन सा बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है, एक लॉस की तरह हो जाता है। इससे क्या है कि एक डिसएडवांटेजेस बन जाता है अगर ऐसा सच में है तो। नेक्स्ट है फिर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब क्या है कि गोपनीयता की कमी हो जाती है, उसका उल्लंघन कर दिया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरीके की इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। पहला क्या होता है, वन विच कैन बी शेयर विद एवरीवन। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो कि सभी के साथ में शेयर किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सभी के साथ में शेयर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हमारे एम्प्लॉयज़ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी वाली इन्फॉर्मेशन है, जिसको गोपनीयता बना के रखना है, जिसको छुपा के रखना है, अगर एम्प्लॉयज़ ऐसा नहीं करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं बिना किसी नॉलेज के, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें हो जाती है, जहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज डाउनसाइजिंग। डाउनसाइजिंग का मतलब होता है कोई भी जो संस्था होती है अपने जॉब्स को कम कर देते हैं, अपने जो उनकी पोजीशन है या फिर जॉब्स के जो नंबर ऑफ जॉब्स है उसको रिड्यूस कर देते हैं। डाउनसाइजिंग मीन्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्लानिड एलिमिनेशन ऑफ पोजीशन एंड जॉब्स। कई बार संस्था क्या करती है, एलिमिनेशन एक जो तरीका है उसका यूज़ करते हैं और बहुत सारे पोजीशन, बहुत सारे जॉब्स को ख़त्म कर देते हैं। उसी को बोलते हैं डाउनसाइजिंग। मतलब कि संस्था के अंदर जो पोजीशन है, जो जॉब्स है, उसको रिड्यूस कर देना ही डाउनसाइजिंग कहलाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को समझे तो डाउनसाइजिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है एलिमिनेशन का तरीका, एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन जॉब्स विद व्यू टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि कई बार संस्था क्या करती है, एलिमिनेशन का यूज़ करती है कुछ सर्टेन जॉब्स को लेकर, ताकि वहाँ से क्या करे, जो उनकी वर्क एफिशिएंसी है उसको पहले से ज़्यादा इंप्रूव कर सके। तो ये बहुत सारे ऐसे मन में उनके पॉइंट रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जिसके रिगार्डिंग, जिसको लेकर ही कोई भी जो संस्था है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो डाउनसाइजिंग को यूज़ में लेके आते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डाउनसाइजिंग का मतलब क्या है। सिंपल तरीके से इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि संस्था के अंदर पहले से जॉब्स को कम कर देना। मान लो कि पहले हमारे कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो उसके अंदर 50 एम्प्लॉयज़ की नीड है, बट वहाँ पर क्या करेंगे, 50 में से अब 30 को रख लेंगे, 20 को जॉब पे से हटा देंगे। तो इसी को डाउनसाइजिंग कहा जाता है, जहाँ पर कुछ जॉब्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है।
अब समझते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा क्यों करती है। वो ऐसा क्यों करती है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हटा देते हैं या फिर कुछ दूसरे तरीके भी यूज़ करते हैं। देखो, डाउन साइजिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि जॉब से हटा देना, रिटायरमेंट भी इसी के अंदर ही आ जाता है। अभी डीपली समझेंगे इस चीज़ को वन बाय वन। पहले ये देखते हैं कि डाउन साइजिंग को यूज़ में क्यों लाया जाता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न है। पहले फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि एन ऑर्गेनाइजेशन माइट सफर फ्रॉम ओवर स्टाफिंग ड्यू टू फॉल्टी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कई बार क्या हो जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो खराब होती है, या फिर जो हमारी मैनेजमेंट का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से चलती रहती है। तो वो जो गलत तरीके से चलती रहती है जिसके कारण हमारे संस्था के अंदर ओवर स्टाफिंग हो जाता है। ओवर स्टाफिंग का मतलब है कि जितनी स्टाफ की नीड है उससे ज़्यादा हो जाना। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो किसी भी संस्था के अंदर 100 पर्सन की नीड है, 100 लोगों को से काम करवाया जा सकता है, बट उस संस्था के अंदर मान लो 120 पर्सन है, या फिर बहुत सारे ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं इसी को बोलते हैं ओवर स्टाफिंग, जहाँ पर इम्प्लॉयज़ जो है नंबर जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं उतने की नीड नहीं रहती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ पर 1 लाख एम्प्लॉयज़ की नीड थी, बट वहाँ पर 1,70,000 एम्प्लॉयज़ थे। तो ये जो 70,000 है ये एक्स्ट्रा थे, इसी को ओवर स्टाफिंग का नाम दिया जाता है। और इससे संस्था के अंदर बहुत सारे लॉसेज होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं जिसके कारण बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। तो इस वजह से डाउन साइजिंग को यूज़ में लाया जाता है। इसका रीज़न है कि कई बार क्या हो जाता है, आप देखोगे न्यूज़ में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाती है जिसके कारण से किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे पर्सन को जॉब से हटा दिया जाता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ चुकी है कि उसने बहुत सारे जॉब्स को खत्म कर दिए हैं। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है, जब बहुत सारी टेक्नोलॉजी को कंपनी के द्वारा यूज़ में लाया जाता है तो वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से हटा भी देते हैं, या फिर उनके लिए ज़रूरी भी हो जाता है हटाना। तो इस वजह से भी ऐसा किया जाता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट में कहा गया कि कई बार क्या हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटसोर्सिंग को यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। इसके एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है इससे कि जो एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्लस हो जाते हैं। तो इस वजह से डाउन साइजिंग को यूज़ में लाना पड़ता ही है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डाउन साइजिंग। अब हम पढ़ेंगे कि जो डाउन साइजिंग है उसके नुकसान कौन कौन से हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, डाउन साइजिंग में क्रिएट अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। जो हमारी डाउन साइजिंग है मतलब कि आकार को घटा देना, वो कई बार क्या करती है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके मन में इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग को क्रिएट कर देते हैं। इसका मतलब ये भी है, जैसे कि मान लो कंपनी में से लगातार एम्प्लॉयज़ को हटाते जा रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके मन में भी ऐसा हो जाता है ना कि क्या पता नेक्स्ट टाइम मुझे भी तो नहीं निकाल देंगे, क्या मेरे को भी तो जॉब से नहीं हटा देंगे। तो ये जो फीलिंग आने लग जाती है एम्प्लॉयज़ के मन में, वो इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। इससे क्या हो जाता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको जॉब से नहीं भी हटाएंगे तब भी उनके मन में बहुत ज़्यादा डर रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा इस चीज़ को लेकर कि कहीं नेक्स्ट टाइम मुझे भी तो नहीं हटा देंगे। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो ये एक गलत चीज़ हो जाता है ना कि एम्प्लॉय ऐसा सोच रहे तो एम्प्लॉय कई बार क्या फील करते हैं इसी के साथ में, एम्प्लॉय में फील दैट दे आर पेइंग द प्राइस फॉर मिसमैनेजमेंट। तो संस्था में जो एम्प्लॉय है उनको ऐसा फील होने लग जाता है कि वो मिसमैनेजमेंट के लिए जैसे पे कर रहे हो, प्राइस पे कर रहे हो, इस तरीके से उनके मन में फीलिंग आने लग जाती है। तो ये जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है वो कई बार क्या करती है, जो एम्प्लॉय है उसको सही तरीके से काम नहीं करने देती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको एक तरीके से परेशानी हो जाती है। उनको लगता है कि जॉब से ना हटा दिया जाए तो अब मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मतलब बहुत सारी ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो इससे क्या है कि एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो तो पूरा दिन परेशान रह रहा है इस बात से। तो उससे क्या हो जाता है, उसका इफेक्ट तो है वो कंपनी के ऊपर भी पड़ जाएगी। तो इस वजह से इसका नुकसान हो जाता है। देन इसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि देखो, जब इस तरीके से डाउन साइजिंग किया जाएगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हटा दिया जाएगा, तो कई बार क्या हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे अच्छे कर्मचारी जो बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, जिनके पास में बहुत सारी स्किल्स है, जिनके पास में बहुत सारी नॉलेज है, वो ही संस्था से हट जाते हैं या फिर उनको छुड़वा दिया जाता है या खुद भी छोड़ देते हैं। तो कई बार क्या है, ये चीज़ें नुकसान वाली हो जाती है, जो कि संस्था की खराब सा कर देती है। तो ये भी एक नुकसान हो जाता है कि भाई इस तरीके से एम्प्लॉयज़ हट जाएंगे या फिर उनको हटा दिया जाएगा, तो संस्था की जो बेस है, जो बेस स्किल है, वो कई बार नष्ट होने लग जाती है। मतलब धीरे धीरे जो है उनका लेवल उतना अच्छा नहीं रहता जितना पहले हुआ करता था। Implementation of performance improvement practice become difficult due to a feeling of insecurity created by downsizing। कर्मचारियों की जो संख्या को कम करने से जो उनके मन में एक फीलिंग आ जाती है इनसिक्योरिटी वाली, उसके कारण क्या हो जाता है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती चली जाती है। मतलब कि दिन प्रतिदिन बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने को मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट थे जिसके थ्रू ये बताया जा रहा था कि डाउन साइजिंग के बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं। कि कई बार संस्था तो ऐसा सोचते हैं या फिर वो ऐसा समझ के चलते हैं कि जब हम डाउन साइजिंग को करेंगे तो हमें बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे, एम्प्लॉय पहले से कम हो जाएंगे, खर्चे कम हो जाएंगे। बट हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हमेशा पॉजिटिव में ही जाएगा। कई बार उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो ये पूरा था इसके डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाउन साइजिंग, मीन्स डाउन साइजिंग के प्रकार।
फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स को रिड्यूस कर देना, ये भी एक तरीका है डाउन साइजिंग का। द मेन गोल इज टू रिड्यूस अननेसेसरी पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संस्था के अंदर बहुत सारे जो अननेसेसरी पोजीशन है उसको रिड्यूस कर देना, ये सबसे बड़ा मेन गोल बन जाता है। और ये बहुत ही एक बिग डिसीजन होता है, इसलिए हमें से ट्राई करना चाहिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से, हम्बल तरीके से सिचुएशन को संभालना है। ऐसा नहीं कि आज नोटिस निकाला कि 10 एम्प्लॉय को हटाना है और तुरंत ही 10 एम्प्लॉय को जॉब से हटा दिया, तो ऐसे रूडली बिहेवियर नहीं दिखाना है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को संभालना है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि वर्क को रीडिज़ाइन कर लेना। तो रीडिज़ाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, तो जब रीडिज़ाइनिंग किया जाता है काम का, तो इसमें से बहुत सारे एडिशनल या फिर जो अननेसेसरी टास्क होते हैं जॉब्स के अंदर वैकेंसीज को लेकर, इन सभी को कम कर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा एक गोल बन जाता है। साथ ही जो हमारा रीडिज़ाइनिंग किया जाता है वर्क का, उसके अंदर क्या किया जाता है, काम के जो घंटे होते हैं उसमें बदलाव कर दिया जाता है, जो यूनिट होते हैं उसको मर्ज कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको यूज़ में लाया जाता है और वो सारे के सारे जो है डाउन साइजिंग के अंदर ही इन्वॉल्व किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि जो डाउन साइजिंग में जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, इसकी भूमिका क्या रहती है, इनका क्या रोल रहता है, जिसके थ्रू अगर डाउन साइजिंग किया जा रहा है तो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से किया जा सकता है अगर ये सारी बातों को ध्यान में रखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि बिफोर डाउन साइजिंग को करने से पहले हमें वर्क शेयरिंग हो गया, डाउन ग्रेडिंग हो गया, ये बहुत सारे अलग तरीके हैं, ऑल्टरनेटिव्स है जिनका यूज़ करना चाहिए डाउन साइजिंग करने से पहले, तो ये एक तरीका है, ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे हमारे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं बाद में डाउन साइजिंग के कारण, तो पहले से इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू उस चीज़ को हम खत्म कर सके या कम कर सके। बाद में ये ना हो कि बहुत सारे अफवाहें फैल रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारी संस्था के अंदर देखने को मिल रही है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का पहले से हमें ध्यान में रखना है ताकि संस्था के अंदर जो काम किया जा रहा है वहाँ से सारी चीज़ों को सिक्योर रखा जा सके, जो हमारे डाटा है या फिर जो दूसरे बातें हैं, बहुत सारे काम होते हैं संस्था के अंदर, सारी की सारी सिक्योर रहे। तो हमेशा प्रॉपर कम्युनिकेशन का भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ में जो हमारे एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हमेशा ट्रेड यूनियन को कन्विंस करके रखना पड़ेगा ताकि वो हमेशा उनके सपोर्ट में रहे। ये भी एक मतलब बात है जो कि हमेशा डाउन साइजिंग से पहले ध्यान में रखना चाहिए। देन इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, इसमें यही कहा गया, मैं आपको सीधा बता देती हूँ, आप रीड कर लेना। इसमें ये कहा गया कि जब डाउन साइजिंग किया जाता है तो कई बार क्या करती है संस्था, सीधे हटा देती है। तो सीधे हटा देती है तो बाद में क्या हो जाता है कि जिनको हटा दिया, कि जो एम्प्लॉय जिनको हटा दिया उनको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि उनको जो भी सर्विस पे किया जा रहा है, रिटायरमेंट के जो भी बेनिफिट्स हैं, ये सारे जो बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, कई बार इनके बारे में डिक्लेयर नहीं किया जाता है, सारी चीज़ों को नहीं बताया जाता, सीधा ही हटा दिया जाता है जॉब से। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो कई बार कंपनियों को इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी वो पोजीशन खत्म करेंगे तो पहले इन सारी बातों का ध्यान में रखेंगे, तभी जाके वो डाउन साइजिंग को पूरी तरीके से करेंगे। सारी बातों का ध्यान में रखना ताकि कम से कम नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये सारे पॉइंट है जिसका ध्यान में रखा जाता है। तो आई होप यहाँ तक की क्लास में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा आपको, बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ अगर आपको शेयर करना है या पूछना है तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी लेसन नंबर 2 की। इसी के साथ में इससे आगे जितने भी टॉपिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सभी को हम पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में, इस क्लास में बस इतना ही।